अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मेरा नाम मोहम्मद फ़ैज़ान अली कुरैशी है। उम्मीद है कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सब लोगों को खुशामदीद मेरे इस चैनल बायोलॉजी मेरे साथ में। स्टूडेंट, जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि हम चैप्टर के हिसाब से शॉर्ट क्वेश्चंस भी कवर कर रहे हैं। तो आज जो हम जिस चैप्टर के शॉर्ट आंसर लेकर आया हूँ, शॉर्ट क्वेश्चंस लेकर आया हूँ, वो चैप्टर 6 है आपकी टेक्स्ट बुक का 11th क्लास की जो बायोलॉजी है उसका चैप्टर 6, जिसका नाम प्रोकैरियोट्स है। तो आज हम इस चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चंस को कवर करेंगे। इसके आज के इस लेक्चर के अंदर थोड़ा-सा मैं बताऊँगा कि अगर बोर्ड्स के अंदर इस टाइप के सवाल आएँ तो आपको किस तरीके से उधर अटेम्प्ट करना है। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए ताकि आपको इधर इसके जितने भी क्यूरीज़ हों और जो सवाल हो, जो भी सवाल हो, उनके पैटर्न पता चल जाएँगे किस तरीके से आपको उधर अटेम्प्ट करना है। तो स्टूडेंट्स, मैंने इधर जितने भी सवाल आपकी बुक ने शॉर्ट्स के अंदर पूछे हैं चैप्टर 6 के, वो टोटल 7 सवाल पूछे हैं आपकी बुक ने। तो हमने वो सातों सवालों को मैंने लिखा है अपने पास है आपकी बुक के अकॉर्डिंग, और अटेम्प्ट कैसे करना है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, सबसे पहले आपने एक्सप्लेन करना है, किसको स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करना है। सबसे पहला सवाल भी आपसे ये पूछा जाता है कि एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया इन डिटेल विद डायग्राम, यानी कि आपने सबसे पहले एक्सप्लेन करना है, उसके बाद आपने डायग्राम भी बतानी है, डायग्राम के साथ इसको एक्सप्लेन करना है। अगर एक्सप्लेन करें तो इधर मैंने सबसे आसानी से बहुत सिंपली लिखे हुए, सिंपल अल्फाजों में लिखे हैं मैंने आपके लिए ताकि आप इसे आसानी से याद भी कर लें। सबसे पहले हम इन्हें एक्सप्लेन करते हैं। बैक्टीरिया आर यूनिसेलुलर, ये सिंपल है, यूनिसेलुलर होते हैं, ऑर्गेनिजम्स होते हैं। स्ट्रक्चरली बैक्टीरियल सेल हैज़ 3 डिस्टिंक्ट रीजन, यानी कि स्ट्रक्चरली बैक्टीरियल सेल के 3 डिफरेंट रीजन है। पहला रीजन होता है हमारे पास अपेंडिजेस, जिसके अंदर अपेंडिजेस से मुराद जॉइंट्स, ये बैक्टीरिया में किस टाइप के जॉइंट्स होते हैं, तो उसमें इंक्लूड हो जाता है हमारे पास फ्लैजिला और पिलाई, विच हेल्प्स बैक्टीरिया इन लोकोमोशन एंड फ्लोटिंग, जो बैक्टीरिया को मदद करते हैं लोकोमोशन के अंदर और फ्लोटिंग यानी कि तैरने में मदद करती है। यानी कि जो भी हम स्ट्रक्चर बताएंगे उसके साथ हमें उसका फंक्शन भी साथ में लिख देना है। ज़्यादा लंबा नहीं करना क्योंकि शॉर्ट आंसर है, ज़्यादा नंबर का नहीं होता। इसके अलावा सेकंड क्या कहता है कि सेकंड जो रीजन है उसके पास होती है कवरिंग, जिसके पास कैप्सूल होता है, आउटर मोस्ट कवरिंग होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, सेल वॉल बोलते हैं। सेल वॉल के बाद सेल मेम्ब्रेन आती है। कैप्सूल से मुराद कि कैप्सूल अगर नरम हो, सॉफ्ट हो बैक्टीरिया के ऊपर, जैसे कि इधर बैक्टीरिया होता है, ऊपर बैक्टीरिया के ऊपर एक कैप्सूल होता है ऐसे बना हुआ, कि अगर ये कैप्सूल सॉफ्ट हो, स्टिकी हो, तो इस कैप्सूल को हम कैप्सूल नहीं बोलेंगे, इसको हम क्या बोलेंगे, स्लाइम बोलेंगे। क्या बोलेंगे? स्लाइम बोलेंगे। ये भी थोड़ा-सा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहना चाहिए ताकि आप इस सवाल को याद करें, तो आप इसको अपनी लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर कर लें। तीसरा रीजन क्या होता है? तीसरे रीजन के अंदर होता है साइटोप्लाज्मिक रीजन। इसके अंदर सिर्फ़ 3 से 4 चीज़ें होती हैं। डीएनए होता है, प्लाज़मिड होता है, डीएनए अलग होता है, सही है? लेकिन जो डीएनए बैक्टीरिया में होता है वो मेम्ब्रेन बाउंडेड नहीं होता। प्लाज़मिड एक्स्ट्रा सर्कुलर क्रोमोसोम होता है। क्या होता है? एक्स्ट्रा सर्कुलर क्रोमोसोम होता है। एक्स्ट्रा सर्कुलर क्रोमोसोम होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? प्लाज़मिड बोलते हैं, और ये डीएनए के साथ नहीं होता है, बिल्कुल डीएनए से अलग होता है। फिर उसके बाद साइटोप्लाज़्म के अंदर हमारे पास राइबोसोम आ जाते हैं जो बेसिकली क्या सिंथेसाइज़ करते हैं, प्रोटीन को सिंथेसाइज़ करते हैं। इसके अलावा मेसोसोम से सही है, तो मेसोसोम्स भी आ जाते हैं। तो अब हम डायग्राम देख लें, तो जो डायग्राम मैंने आपको प्रीवियस अपने लेक्चर्स में ही पढ़ाई है, इसी डायग्राम से मैंने स्ट्रक्चर आपको पढ़ाया था, और आज भी ये डायग्राम दे दी क्योंकि मेरी बनाई हुई डायग्राम है, वो बहुत आसान है। इसमें लेबलिंग अच्छी हुई थोड़ी। तो आप देखते हैं, अगर आप देखें इधर, तो आप इधर देख रहे हैं कि स्पेंडिज अगर हम बात करते हैं तो ये फ्लैजिला आ गया आपके पास, फ्लैजिला और ये प्लाई, दोनों किस कौन से रीजन में आ गए आपके पास? पहले रीजन में आ गया जिसको हम अपेंडिजेस का नाम दिया। दूसरा रीजन था हमारे पास कवरिंग का। पहली कवरिंग थी हमारे पास कैप्सूल, दूसरी कवरिंग थी हमारे पास सेल वॉल, तीसरी कवरिंग थी हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सिंपल सी बात है, सेल मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं इसे हम। तो 3 मेम्ब्रेन आ गई। ये जो रीजन था हमारे पास कवरिंग का रीजन था। इसके बाद जो रीजन था वो था हमारे साइटोप्लाज्म का। इधर आप जस्ट डॉट्स देख रहे हैं, इनको मैंने राइबोसोम रिप्रेजेंट किया हुआ है ऐज़ तो आप इधर देख सकते हैं कि राइबोसोम भी दिख रहे हैं आपको और मेसोसोम्स भी दिख रही हैं। देख रहे हैं आप मेसोसोम्स, ये मेसोसोम्स एक्चुअली, ये आपको मेसोसोम्स इधर दिख रहे हैं। इसके अलावा इनमें और भी कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनमें से इंक्लूजन बॉडीज़ आ जाती हैं, वो आपको अलग से इधर दिख रही हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है जो कि प्लाज़मिड है, आपको इधर दिख रहा है सर्कुलर सा एक्स्ट्रा सर्कुलर, यानी कि डीएनए के साथ नहीं होता, डीएनए से अलग होता है। तो ये आपका स्ट्रक्चर भी अब क्लियर होगा। अब अगला सवाल हमारा जो होता है, अगला सवाल हमारे से पूछता है जो कि बहुत आसान है। अगले सवाल में हमारे से पूछा जा रहा है कि भाई एक्सप्लेन कर दें, एक्सप्लेन द ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया। बस आपने एक्सप्लेन करना है कि ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ रिएक्शन क्या होता है बैक्टीरिया के अंदर। मैंने एक्सप्लेन करने के लिए थोड़ा सा डिटेल भी कर ताकि आपसे इजीली याद भी कर सकें कि ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया क्या करते हैं, सिंथेसाइज देयर ओन फूड, दे ड्राइव एनर्जी फ्रॉम सनलाइट और केमिकल रिएक्शन, दे यूटिलाइज सिंपल इनऑर्गेनिक कंपाउंड लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, हाइड्रोजन सल्फाइड, दिस इज इंपॉर्टेंट, एंड कन्वर्ट देम इनटू ऑर्गेनिक कंपाउंड लाइक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, ईटीसी। तो ये बात आपने याद रखनी है कि ऑटोट्रॉफिक अपना खुद फूड बनाते हैं। फूड बनाने के लिए वो एनर्जी लाइट से लेते हैं और केमिकल रिएक्शन से लेते हैं।
अब इनकी भी 2 टाइप्स आ जाती हैं, एनर्जी की बेसिस के ऊपर कि ये एनर्जी कहाँ-कहाँ से लेते हैं। उन 2 टाइप्स में ऑटोट्रॉफिक मोड्स के अंदर 2 टाइप्स आ जाती हैं। पहली ऑटोट्रॉफ व्हिच यूटिलाइज़ एनर्जी फ्रॉम सनलाइट, यानी कि ऐसे बैक्टीरिया जो फोटो ऑटोट्रॉफ्स हैं, वो अपनी एनर्जी अपनी डाइट बनाने के लिए कहाँ से लेते हैं? सनलाइट से लेते हैं। और ऐसे बैक्टीरिया जो कि कीमो ऑटोट्रॉफ्स हैं, वो अपनी एनर्जी कहाँ से लेते हैं? केमिकल रिएक्शन से लेते हैं। तो ये बात आपको अब क्लियर हो जानी चाहिए और दिस इज़ योर सेकंड क्वेश्चन। तो अब हम चलते हैं हमारे तीसरे क्वेश्चन की तरफ, जो कि इधर आपसे पूछता है और दिस इज़ वेरी ईज़ी क्वेश्चन आल्सो। इधर आपसे पूछा जाता है कि एक्सप्लेन द फोटोसिंथेसिस मैकेनिज्म इन बैक्टीरिया, यानी कि आप सिंपल सी बात पूछ रहा है आपसे, एक्सप्लेन कर दें कि मैकेनिज्म कैसे होता है। सबसे पहले आपने एक्सप्लेन करना, उसके बाद मैंने एक पूरा रिएक्शन दिखाया मैकेनिज्म का, आपने वो भी लिखना अगर आप किसी एग्जाम से पूछेगा। तो आपने हेडिंग डाल लेनी है मैकेनिज्म इन बैक्टीरिया एग्जाम्स के अंदर। उसके बाद आपने आंसर में लिखना है कि द मैकेनिज्म ऑफ बैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस इज इन बैक्टीरिया इज दैट बैक्टीरिया ट्रैप सनलाइट एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। बैक्टीरिया सनलाइट को ट्रैप करता है एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी थ्रू पिगमेंट्स, और उस पिगमेंट को हम कहते हैं बैक्टीरियो क्लोरोफिल, एंड हाइड्रोजन सल्फाइड एज रिड्यूसिंग एजेंट टू मेक कार्बोहाइड्रेट एंड डज नॉट रिलीज ऑक्सीजन। इस रिएक्शन के अंदर ऑक्सीजन रिलीज नहीं होती, बल्कि कार्बोहाइड्रेट, और उसके साथ क्या बनता है हमारे पास? वाटर बनता है। इस बात को आपने याद रखनी कि बैक्टीरिया की फोटोसिंथेसिस कैसे डिफरेंट है। वैसे डिफरेंट है कि इसके अंदर जब हम देखते हैं कि एक हाइड्रोजन सल्फाइड के 2 मॉलिक्यूल, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड के से वो मिलते हैं। उनको रिएक्शन परफॉर्म करने के लिए लाइट एनर्जी चाहिए होती है। लाइट एनर्जी कौन ट्रैप करके लेकर आते हैं? बैक्टीरियो क्लोरोफिल लेकर आते हैं। जब ये बैक्टीरियो क्लोरोफिल इस लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, तो फिर वो क्या बन जाते हैं? आपके पास कार्बोहाइड्रेट बन जाते हैं। दिस फॉर्मूला इज ऑफ योर ग्लूकोज, और यू नाउ ग्लूकोज इज द कार्बोहाइड्रेट। तो स्टूडेंट्स ये बात भी आप अब आपकी क्लियर हो गई, और उसके साथ क्या रिलीज हो जाता है? वाटर भी रिलीज हो जाता है। सो दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया या फोटोसिंथेसिस ऑफ बैक्टीरिया। ये थोड़ा सा मैकेनिज्म होता है बैक्टीरिया के अंदर फोटोसिंथेसिस का। मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में भी आया होगा। अब इसी तरीके से अब हमें चौथा सवाल हमारे से पूछा जाता है कि भाई एक्सप्लेन करें इकोनॉमिक इम्पोर्टेंट या इम्पोर्टेंस ऑफ अ बैक्टीरिया। तो थोड़ा सा हम इसे भी एक्सप्लेन कर देते हैं। दिस इज योर 4th क्वेश्चन ऑफ योर बुक। तो इसका जो आंसर है वो कुछ ऐसे लिखना है कि सबसे पहले आपने इंपॉर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया की हेडिंग डालनी है। उसके मैंने 3 पॉइंट्स बनाए। आप शॉर्ट में बस तीन तीन इंपॉर्टेंस लिखेंगे, योर आंसर इज जस्ट अ गुड आंसर। लेकिन अच्छा लिखना है आपने। इसमें आपने क्या कहना है कि बैक्टीरिया इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस इज गिवन बिलो। बैक्टीरिया की इकोनॉमिकल जो इंपॉर्टेंस है वो नीचे दी हुई है मैंने ऐसे लिखने के बाद कि दे यूज़ इन प्रोडक्शन ऑफ ट्रेडिशनल फूड सच एज योगर्ट, चीज़ एंड विनीगर, यानी कि विनीगर की प्रोसेस के लिए प्रोडक्शन के लिए यूज़ किया जाता है, चीज़ की प्रोडक्शन के लिए और योगर्ट की प्रोडक्शन के लिए। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं और बैक्टीरिया हैं सर्टेन जो यूज़फुल हैं एग्रीकल्चर के अंदर, इसलिए ताकि वो क्या बना सके? प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर। सिंपल सी बात है। इधर मैंने फर्टिलाइजेशन लिख दिया, इसको आपने फर्टिलाइजर्स लिखना है। दिस इज़ फर्टिलाइजर्स नॉट अ फर्टिलाइजेशन ट्री। इसी तरीके से अगला जो तीसरा इंपॉर्टेंस आती है हमारे पास, वो कहता है कि बैक्टीरिया यूज़ इन जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड मेडिकल रिसर्च। देखिए बहुत सारी डिज़ायर्ड बैक्टीरिया भी प्रोड्यूस किए जाते हैं जेनेटिक्स के अंदर, जेनेटिकल इंजीनियरिंग के अंदर के इंसुलिन जो होती है वो जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू बैक्टीरिया बना के देते हैं, कुछ सर्टेन विटामिन्स होते हैं। इसके अलावा क्वेश्चन 5 होता है, इसके लिए मैं आपको बताऊंगा कि आपने क्वेश्चन 5 जो है वो कहता है कि एक्सप्लेन द बैक्टीरियल डिजीज इन मैन विथ दियर साइंस, सिम्टम्स एंड प्रिवेंशन। तो आपने कुछ नहीं करना, आपने अपनी बुक टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 139 चेक करना है। आपको उधर वो क्या पता चल जाएगा, इसका आंसर उधर ही लिखा हुआ है। थोड़ा सा लॉन्ग है तो आप उसको इजीली समझते हैं, लेकिन मैं आपको ये बता देता हूँ। सिर्फ 3 से 4 डिजीज़ेज़ आपको बतानी है, उनका कॉज़ बताना है कि कौन सी बैक्टीरिया से कॉज़ होती है, उनकी साइन सिम्पटम्स बतानी है, उसके बाद आपने प्रिवेंशन बता देनी है एक। इसके अलावा जो छठा सवाल है वो भी कुछ इसी टाइप का, लेकिन वो प्लांट से रिलेटेड है। ये कहता है कि एक्सप्लेन द बैक्टीरियल डिजीज इन प्लांट विथ दियर साइंस, सिम्टम्स एंड प्रिवेंशन। देखिए तो मैंने एक चार्ट बनाया जिसमें हम बैक्टीरिया की डिजीज़ का नाम भी देखेंगे, बैक्टीरिया कौन सा बैक्टीरिया कॉज कर रहा है, साइंस सिम्टम्स क्या है, और दूसरा ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंटेशन या प्रिवेंशन क्या है। सबसे पहले जो डिजीज़ आती है, जो प्लांट डिजीज़ होती है एक्चुअली, जो बैक्टीरिया कॉज करता है उसको हम बोलते हैं बैक्टीरियल लीफ स्पॉट डिजीज़। इस डिजीज़ को कॉज कौन करता है? सीडोमोनास करता है, जिसको हम जो कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। इसमें क्या होता है कि पौधे के ऊपर बहुत छोटे से स्पॉट बनने शुरू हो जाते हैं अलग अलग कलर के, इरेगुलर होते हैं बिल्कुल, वो कहीं वो इरेगुलर होते हैं बिल्कुल। पूरे पौधे, पूरे लीव्स जो होते हैं प्लांट के, उनके ऊपर वो फैलना शुरू हो जाते हैं, यानी कि फैलते हैं, यानी कि सर्टेन हिस्से में वो पूरे लीफ पे फैल जाते हैं, बिल्कुल दाग होते हैं, स्पॉट्स होते हैं वो। अब वो
इसलिए होती है कि वो इस बैक्टीरिया के इन्फेक्शन की वजह से हो जाते हैं एक्चुअली अब उसका ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन ये है कि भाई आपने ट्रीटमेंट के लिए क्या करना है कि रेजिस्टेंट वैरायटी को लगाना है। जो भी आप प्लांट लगा रहे हैं तो उसकी ऐसी वैरायटी होती है जो रेजिस्टेंट होती है पर्टिकुलर बैक्टीरिया से, कि अगर ये बैक्टीरिया उसके ऊपर अटैक करेगा तो उस रेजिस्टेंट स्पीशी को प्लांट की कुछ भी नहीं होगा। तो आपने ये यूज़ करना है एज अ ट्रीटमेंट। और उसके अलावा आपने क्या करना है प्रिवेंशन के तौर पे, जितने भी पौधे, जितने भी लीव्स गिर रहे हैं, इफेक्टेड लीव्स जो होते हैं, स्पॉटेड स्पॉटेड जितने भी लीव हैं उन सबको जला देना है, डिस्ट्रॉय कर देना है, ताकि वो दूसरे पौधों पे फैले ना, क्योंकि बैक्टीरियल है ना, बैक्टीरिया तो फैलता है, बैक्टीरिया हवा के थ्रू फैलता है, इस वजह से उनको जला दिया जाए। उसके बाद आपने क्या करना है कि प्लांट को अवॉइड करना है क्राउडिंग से। इससे मुराद ये है कि आपने स्पेस दे देकर प्लांट्स लगाने, ये नहीं कि साथ में लगा दिए, फिर वो लाइट जब आती है तो लाइट की इंटेंसिटी प्रॉपर्ली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाती, फिर ह्यूमिडिटी बन जाती है। जब ह्यूमिडिटी बन जाती है तो प्लांट के लीव्स हमेशा क्या रहते हैं, वेट रहते हैं, गीले रहते हैं। तो अब आपको पता होना चाहिए जितनी भी वीट होने की वजह से, वीट जो इन्वायरमेंट होता है ना, मॉइस्ट इन्वायरमेंट होता है, वो बैक्टीरिया के लिए बहुत ज़्यादा फेवरेबल होता है ग्रोथ के लिए। और जब फेवरेबल ग्रोथ होगी तो जाहिर सी बात है वो अपनी पैथोजेनिसिटी भी कॉज करेगा। तो ये दूसरी जो डिजीज़ होती है हमारे पास, वो होती है बैक्टीरिया वेल्ट। वेल्ट का मतलब होता है मुरझा जाना। अगर वो पौधा मुरझा रहा है बैक्टीरिया की वजह से तो उसको हम बोलते हैं बैक्टीरियल वेल्ट। इस जो बैक्टीरिया बैक्टीरियल वेल्ट कॉज करता है उसका नाम होता है रोल्स्टोनिया, रेल्स्टोनिया एक्चुअली। ये क्या करता है, ये करता है क्या होता है, टर्मिनल जो होते हैं ना पौधे के जो टर्मिनल होते हैं जहाँ से वो अराइज कर रहे होते हैं, इसकी ये पौधा है और जहाँ से उनकी बुशेस अराइज कर रही होती हैं, उनके टर्मिनल एंड्स होते हैं उधर क्या करवा देता है, जो टर्मिनल्स होते हैं ना जहाँ से लीव्स निकल रहे हैं, ये लीव्स निकल रहे हैं, इनके ऊपर यहाँ से पौधे यूँ क्या हो जाते हैं, मुरझाना शुरू हो जाते हैं। ये पौधा नीचे यूँ मुरझा जाता है, नहीं पीला पड़ जाता है, बिल्कुल खुश्क हो जाता है। तो ये जो कॉज़ होता है ना प्लांट्स के अंदर, वो ये बैक्टीरिया करवाता है। इससे प्रिवेंट होने का मसला, इससे प्रिवेंट कैसे किया जाए? अगर हम चेक करते हैं तो प्रिवेंट मॉइस्चर स्ट्रेस, यानी कि मॉइस्चर से बचाएँ, मॉइस्चर ना आने दें उसके ऊपर। मैंने आपको पहले ही बताया कि मॉइस्चर इज़ अ वेरी बेनिफिशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ द बैक्टीरिया एंड वेरी फेवरेबल एटमॉस्फेयर फॉर द बैक्टीरिया। तो मॉइस्चर इज़ अ वेरी डेंजरस समटाइम्स। और जो दूसरा क्या करना है, आपने डिस्ट्रॉय कर देना है इन्फेक्टेड प्लांट को एज अ प्रिवेंशन, तो ये ताकि दूसरे पे ना फैले। तीसरा जो आता है हमारे पास उसको हम बोलते हैं बैक्टीरिया गॉल्स। बैक्टीरिया गॉल्स में क्या होता है, इसमें होता है कि एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ ब्रांचेस एंड स्टेम हो जाती है। जब एबनॉर्मल ग्रोथ होती है तो ब्रांचेस के ऊपर टफ जैसी बॉल्स गॉल्स बन जाती हैं, स्वेलिंग आ जाती है। बैक्टीरिया गॉल्स को हम प्लांट कैंसर भी कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर भी क्या होती है, एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ सेल हो जाती है, जिसकी वजह से इरेगुलर ग्रोथ आ जाती है और उसमें क्या होता है कि डायमीटर क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। तो इस बात को आपने याद रखना है। ये क्या कॉज करते हैं, कॉज स्वेलिंग और गालिंग ऑफ स्टेम, यानी कि स्वेल और गाल। अगर आप सर्च करेंगे इंटरनेट के ऊपर बैक्टीरियल गाल तो आपको उधर इमेजेस दिख जाएंगी, तो आपको खुद को भी अंदाज़ा हो जाएगा। जो बैक्टीरिया कॉज करता है उसको हम एग्रोबैक्टीरियम कहते हैं। अगर हम इसकी बात करते हैं कि क्या होते हैं, अगर इनकी हम प्रिवेंशन की बात करते हैं तो हमें क्या करना है, इसमें भी हमें सिलेक्ट करने हैं रेजिस्टेंट कल्टीवेटर्स, और उसके बाद इसमें भी हमने क्या करना है कि इन्फेक्टेड प्लांट को क्या करना है, डिस्ट्रॉय कर देना है। ये चारों हमने इनके डिस्कस कर लिया हमारे छठे क्वेश्चन को भी। लास्ट जो क्वेश्चन आता है हमारे पास वो आता है क्वेश्चन 7, जो कि थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन अगर आप इसको इस तरीके से अटैम्प्ट करेंगे तो आपको पूरे मार्क्स भी मिलेंगे। तो हम थोड़ा देख लेते हैं कि किस तरीके से हमने इसको लिखा है। बहुत आसान है, आप इसको पढ़ेंगे सिंपल से आपको इसमें याद हो जाएगा। अगर आपने मेरे लेक्चर देखे तो फिर तो आपको 100% याद होगा, ये मेरी गारंटी है आपके साथ। तो अगर हम चेक करते हैं इसका आंसर चेक करें कि भाई बैक्टीरियल ग्रोथ का मतलब क्या है। बैक्टीरियल ग्रोथ मीन्स इंक्रीज इन साइज इन द नंबर्स ऑफ बैक्टीरिया इन पॉपुलेशन रदर देन इन द साइज, यानी कि बैक्टीरियल ग्रोथ से मुराद के उनकी पॉपुलेशन में इंक्रीज होना, ना कि उनके साइज में इंक्रीज होना। तो ये अब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि बैक्टीरियल ग्रोथ से क्या मुराद है। इसके बाद अब इसके बाद क्या लिखना है कि बैक्टीरियल ग्रोथ फॉलोज 4 फेजेस विच डिस्क्राइब लो। मैंने आपको बताया कि उनको 4 फेजेस में क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है। सॉरी, 4 फेजेस फॉलो किए जाते हैं। बैक्टीरिया क्या करता है, 4 फेजेस को फॉलो करता है अपनी ग्रोथ के अंदर। सबसे पहला फेज़ जो होता है हमारे पास वो आता है लेग फेज़। देखिए मैंने इधर लॉग फेज़ पहला कर दिया, लेकिन लेग फेज़ होता है एक्चुअली। सबसे पहला जो हमारे पास जो फेज़ आता है लेग फेज़ आता है, लेग फेज़। मैंने थोड़ी टाइटल आगे पीछे कर दिया है कि ये जो टाइटल है हमारे पास ये इसका है और ये टाइटल किसका है, हमारे पास इसका है। तो मैं इसको इन द फॉर्म अभी नोट जब मैं अपलोड करूँगा तो उसमें सेट कर दूँगा, लेकिन अभी हम वीडियो में तो इसलिए मैं आपको इधर बता देता हूँ कि लेग फेज़ में क्या होता है। जो कि हमारे पास पहला फेज़ है, इसमें क्या होता है कि दिस फेज़ इज़ स्लो एंड सेल इज़ नॉट डिवाइड इन दिस फेज़। इस फेज़ के अंदर सेल डिवाइड ही नहीं करता। इसके बरस अगर हम लॉग फेज़ देते हैं, लॉग फेज़ को हम एक्सपोनेंशियल फेज़ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंशियल फेज़ भी बोलते हैं, एक्सपोनेंशियल फेज़ भी बोलते हैं इसको।
इस फेज में क्या होता है कि इन दिस फेज सेल डिवाइडिंग रेगुलरली एंड रेपिडली एंड सेल डिवाइड एट द कांस्टेंट रेट, यानी कि सेल डिवाइड कर रहे होते हैं एट अ कांस्टेंट रेट के ऊपर और रेगुलरली और रेपिडली। इसलिए हम क्या बोलते हैं, यानी कि रेगुलरली रिपीट से मुराद क्या, अगर 2 सेल डिवाइड होंगे तो डायरेक्ट क्या बन जाएंगे, 4 डिवाइड होंगे तो डायरेक्ट क्या बन जाएंगे, 8 बन जाएंगे। इसको हम इस ग्रोथ को हम एक्सपोनेंशियल फेज भी बोलते हैं। इस फेज को हम एक्सपोनेंशियल इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके अंदर बैक्टीरिया बहुत जल्दी जल्दी डिवाइड कर रहे होते हैं। इसके बाद जो अगला फेज आता है वो आता है स्टेशनरी फेज। इस फेज में क्या होता है कि इन दिस फेज इंक्रीज ऑफ द बैक्टीरियल पॉपुलेशन। इस फेज के अंदर इंक्रीज जो पॉपुलेशन इंक्रीज हो जाती है लॉग फेज के अंदर, अब वो स्टॉप हो गई है और रेट ऑफ प्रोडक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ डेथ, यानी कि जितनी चीज़ें जितनी पॉपुलेशन प्रोड्यूस हो रही है उतनी मर भी रहे हैं। तो इसलिए इस फेज को हम क्या बोलते हैं, स्टेशनरी बोलते हैं। स्टेशनरी का मतलब होता है रुक जाना। रुकती क्या है, बैक्टीरियल पॉपुलेशन रुक जाती है, पॉपुलेशन इंक्रीज होना रुक जाती है। इस वजह से इस फेज को हम क्या बोलते हैं, स्टेशनरी बोलते हैं। अब चौथे में आपको कुछ इस तरीके से लिखना है कि डेथ फेज क्या होता है। इन दिस फेज डेथ रेट्स इज हायर इन वेएबल सेल से मुराद होता है कि जिंदा सेल जो होते हैं डिक्लाइन ड्यू टू एक्सर्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, यानी कि जो डेथ फेज होता है, जो कि चौथा फेज होता है, उसके अंदर क्या होता है कि न्यूट्रिएंट्स की कमी आ जाती है, जिसकी क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ गई। जब पॉपुलेशन बढ़ गई तो अब न्यूट्रिएंट्स तो कम हो गए। जिस बैक्टीरिया को न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाते वो मर जाते हैं। इस वजह से जो चौथा फेज होता है इसको हम डेथ फेज बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर न्यूट्रिएंट ख़त्म हो जाते हैं। इस वजह से जितनी भी कॉलोनीज होती हैं बैक्टीरियाज की, वो सब क्या पॉपुलेशन होती है वो सब क्या होना शुरू हो जाती है, इस फेज के अंदर ख़त्म होनी शुरू हो जाती हैं। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि थोड़ी सी इसमें हेडिंग आगे पीछे हो गई है कि जो लेग फेज है वो ये वाला और लॉग फेज ये वाला है। इसको मैं थोड़ा नोट्स के अंदर सही कर दूँगा, तो आपको जो नोट्स याद करेंगे ना, आप जो याद करेंगे नोट्स जो अब आपको मैं दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर इसका पीडीएफ, तो आप उसे वहाँ पे बिल्कुल सही मिलेगा आपको। तो इसमें कोई मसले की बात नहीं है। तो एक और बात मैं आपसे यही कहूँगा कि कोई भी सवाल हो तो वापस आप मुझसे पूछिएगा, क्योंकि अब बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं। दूसरी बात ये कि यार काइंडली इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, क्योंकि दे रिक्वायर्ड मच ऑफ वर्क। सो इसलिए मेरी आपसे छोटी सी काइंड सी रिक्वेस्ट है कि इसको शेयर भी कीजिए, ताकि ये थोड़ा सा कंटेंट सबके पास भी जाए। क्योंकि आपको पता है कि अगर आप अकेडमीज़ में जाएंगे ये कंटेंट आपको ये नोट्स आपको इजीली नहीं मिलेंगे, क्योंकि अभी न्यू बुक आई, क्योंकि सब लोग ये बना ही रहे हैं। लेकिन मैं आपको जस्ट फ्री में दे रहा हूँ ताकि आप लोग पढ़ते रहें मेरे साथ। तो हम मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में। पढ़ते रहिए, मोटिवेट रहिए। अल्लाह हाफ़िज़।